की भी जो ताजा तफसीलात है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज जैसे बदला है, बर्फबारी और बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है और श्रीनगर लेह हाईवे भी यातायात के लिए बंद हो चुका है। और इस पर जानकारी देने के लिए थोड़ी देर में हमारे संवाददाता सलीम ज्वाइन करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट को रोक दिया गया है, कब तक स्नो क्लियरेंस के बाद बहाल होने की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि जो वहां पर गाड़ियां हैं वो लंबी लंबी कतारों में जब वहां पर रुक जाती हैं तो जाहिर तौर पर परेशानी भी वाहन चालक को आती है और उसी के चलते क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जानेंगे। सलीम वानी गांधरबल से लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बताइएगा, सबसे पहले अपडेट कीजिएगा हमारे दर्शकों को ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से। प्रियंका, जो श्रीनगर लेह कौमी शाहरा है, रात को जो बारिश स्टार्ट हुई थी, सुबह सुबह जो 5 बजे के करीब हल्की सी बर्फबारी स्टार्ट हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बर्फबारी का जो स्पीड है वो बढ़ गया है। तो जब प्रशासन से बात हुई तो बीआरओ के ऑफिसर जो है 122 आरसीसी के जो वहां जोजिला में पिछले 20-25 सालों से काम करते हैं, उनके जो ओसी है उनसे बात हुई तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो गुमरी वाला साइड है, द्रास वाला साइड है, वहां पे बर्फबारी ज्यादा तेज हो रही है और रोड बड़ा स्लिपी हो रहा है। तो उसके बाद ही प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि रोड को बंद किया जाएगा, क्योंकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, क्योंकि जोजिला का जो मिजाज होता है मौसम का वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसी हवाले से जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो जो सोनमर्ग के निचले वाले इलाके हैं, गोंड कुलन विविल, वहां पे भी बर्फबारी स्टार्ट हुई है और जोजिला को पूरी तरह से बंद किया गया है और ट्रक वालों को सोनमर्ग ट्रक यार्ड में बंद किया गया है, वहां पे स्टॉप किया गया है और जो छोटी वाली गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ियां हैं, उनको सोनमर्ग बस स्टैंड या सोमो स्टैंड में रोका गया है। हाँ बिल्कुल। और जब भी ज्यादा बर्फबारी के कारण ऐसे जो अचानक से ट्रैफिक मूवमेंट रोक दी जाती है और जो आवाजाही है बंद हो जाती है, तो रोड अचानक बंद होने से क्या कुछ परेशानियां वाहन चालकों को होती है? और हालांकि हर बार होती है, इस बार की बात नहीं है, जब भी बर्फबारी होती है तब वाहन चालकों को परेशानियां होती हैं। उनके लिए इंतजामात क्या कुछ किए जाते हैं ताकि उनको थोड़ी सहूलियत मिले? बिल्कुल, जो आपका कहना सही है। जो 20 सालों से सोनमर्ग वाले ये कहते हैं कि जब भी रोड बंद होता है तो सोनमर्ग का जो बेसिक ढांचा है वो ठीक नहीं है गरीब आवाम के लिए। तो होटल तो बड़े बन गए हैं, लेकिन जो गरीब आवाम वहां पे फंसता है, जब जोजिला के जो बंद होता है तो जो करगिल द्रास के लोग वहां पे फंसते हैं, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहां पे काफी निवास बनाए गए थे, जो निवास आज तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। वहां पे जोजिला के लिए एक निवास भी बनाया गया था नीचे सोनमर्ग में, अभी तक वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। देखने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है कि काफी बड़ा इलाका है, अब यूटी भी बनता है, करगिल द्रास लेह, तो अभी मतलब ये काफी लंबा इलाका है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को अब सोचना है, प्रशासन को अब कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब दिन ब दिन एक तादाद भी बढ़ता है, गाड़ियों का भी बढ़ता है। अभी देखो जो पूरे ट्रक होंगे सोनमर्ग ट्रक यार्ड में, वो उनको रोका गया है। उसके बाद जो पैसेंजर गाड़ियां वो भी वहां पे उनको भी रोका गया है। लेकिन उनको बेसिक फैसिलिटीज जो होती है उनको फिर काफी या तो वहां पे खत्म होती है या वहां पे जो इनको बेसिक चीजें होते हैं वो उनको मुश्किल से मिलते हैं। तो प्रशासन को अब देखना चाहिए कि जोजिला कब तक खुला, क्योंकि पहले जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड था तो तब सोनमर्ग को 15 नवंबर को ही बंद किया जाता था दोनों साइड से। लेकिन अब की बार अभी मौसम ने भी साथ दिया था, लेकिन इस बार जो मौसम ने करवट ली कि अभी आज सुबह ही अचानक जोजिला को बंद करना पड़ा। और जोजिला वो चीज है, ये कभी भी इसका पल चेंज हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जोजिला के हवाले से आखिर में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बार बार हमने ये खबर भी प्रकाशित की है कि किस तरह से जोजिला को लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया था कि पहली बार ऐसा होगा कि ज्यादा देर के लिए जोजिला को खोला जाएगा, कितनी भी बर्फबारी होगी सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो फिलहाल क्या लगता है कि इस बार क्या पहली बार ऐसा होगा कि जोजिला को सबसे लंबे समय तक खोला जा सकता है? देखो प्रियंका, मैं बोलूंगा ये चीज यहाँ पे जरूर मैं बोलूंगा, टेबल पेपर और ऑन ग्राउंड वाले चीज में बहुत फर्क है जी। जो जोजिला में सब डिवीजन कंगन के लेबर, जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे उनको दाद देनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे जिस ठंड में जोजिला में काम करते हैं, जिस एविलांच में, जिस लैंडस्लाइड्स में वो काम करते हैं, वो हमको पता है। क्योंकि जोजिला एक वो खतरनाक चीज है। मुझे याद है कि एक साल पहले द्रास में विजय दिवस डे मनाना था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आना था। जब वो बाई एयर नहीं आ सका, क्योंकि जोजिला में इतनी धुंध होती है कि बाई एयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आ सकता,
तो आप बाय रोड की बात सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहेंगे कि अगर प्रशासन इस चीज में कामयाब हो जाएगा कि अगर हम गाड़ी पास करेंगे बर्फबारी में, तो मुझे लगता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए सबसे बड़ा कामयाब फैसला होगा और वो पूरे लेह के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन मेरे को पता है कि 1 साल पहले जब 30 गाड़ियां जोजिला में फंस गई थी, तब डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, एसएसपी गांधरबल, एसएसपी ट्रैफिक रूरल पूरी रात को सुबह शाम के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जोजिला में खुद और बीआरओ के चीफ इंजीनियर को रात को आना पड़ा, उन गाड़ियों को 30 गाड़ियों को निकालना पड़ा। बहुत ही मुश्किल वहां पे काम करना है और बहुत ही मैं ये कहूंगा कि ये कहने और करने में बहुत फर्क है। जोजिला पास करने को विंटर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी प्रशासन। बिल्कुल, शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। सलीम वानी हमारे साथ गांधरबल से ज्वाइन किए हुए थे, जो अपडेट कर रहे थे श्रीनगर ले हाईवे के हवाले से। आज सुबह रोड बंद कर दी गई है, ट्रैफिक मूवमेंट वहां पर रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। आवाजाही जिस तरह से बंद है वहां पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जोजिला को सबसे लंबे समय तक खोलने के लिए पहली बार काफी ज्यादा चुनौतीपूर्वक ये रहेगा, क्योंकि साफ तौर पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जोजिला में कितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है और रोड बंद इसकी ज्यादा देर तक रहती है जब भी बर्फबारी होती है। अब खैर चैलेंजिंग तो है ही, पर यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा देर के लिए जो रोड है वो बंद ना हो, खुली रहे, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो सके। तो चलिए अब रुक करते हैं रामबन का, और मौसम के मिजाज के साथ जो जम्मू श्रीनगर हाईवे का अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिला रामबन में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। प्रशासन ने खराब मौसम को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है और बारिश का जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नहीं पड़ा है अभी तक कोई असर, क्योंकि दोनों तरफ से जो मूवमेंट है फिलहाल वो जारी है और दोनों तरफ से जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया है। जो आवाजाही है वो हो रही है, चाहे हम जम्मू से श्रीनगर की बात करें या श्रीनगर से जम्मू की बात करें। बारिश का जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कोई भी असर फिलहाल नहीं पड़ा है। जिला रामबन में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, पर फिर भी दोनों ओर से जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसे जाने की इजाजत दी जा रही है। चलिए रुक करते हैं रामबन का। रामबन से हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, सबसे पहले तो आप ट्रैफिक अपडेट दीजिएगा कि सुबह से ही बारिश हो रही है, दोनों ओर से आज ट्रैफिक मूवमेंट देखी जा रही है, क्या इस हवाले से ताजा तफसीलात है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए इस वक्त हम हाईवे की जहां तक बात करें, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही पेश गोई की जी 5 और 6 तारीख को जो है मौसम में खराबी देखने को मिली। तो ठीक हमने देखा कि पेश गोई के मुताबिक आज सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां तक बात करें, क्योंकि हाईवे रामबन पानी और जो पत्थर गिरने का सिलसिला है वो बारिश गिरने के साथ साथ में शुरू हो जाता है। अभी भी हमने देखा अगर माइनर शूटिंग स्टोन चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं बारिश का सिलसिला अभी रुका हुआ है। तो अभी जो बारिश का सिलसिला रुका है, तो इससे कहीं न कहीं मुसाफिरों के लिए एक राहत की बात यह है कि जनाब अगर मौसम साफ रहता है तो हाईवे पर जो शूटिंग स्टोन का सिलसिला है, लैंडस्लाइड के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं। और अभी भी अगर आज की डेट में पैसेंजर व्हीकल जो LMVs है दोनों तरफ से चलने दिया जा रहा है, हैवी मोटर व्हीकल्स को भी चलने की इजाजत है। यानी ये कोशिश की जा रही है ट्रैफिक अथॉरिटीज की तरफ से कि जनाब ऐसा हो कि जो भी गाड़ियां हाईवे पर इस वक्त है उन्हें तमाम गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में अगर मौसम में ज्यादा खराबी आती है, बर्फबारी होती है, बारिश का सिलसिला तेज हो जाता है, हाईवे बंद हो जाएगा, उससे पहले कि हम इन तमाम लोगों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ भेज दें। अभी मौसम में अगर हमने देखा कि पहले काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अभी कुछ देर से बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मौसम में बेहतरी आने के साथ ही हाईवे पर भी बेहतरी होगी। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज जरूर, क्योंकि प्रियंका जब हम पिछले दिनों की बात करें, आज से पहले भी हमने देखा है कि जब मौसम खराब हो उसके बाद जब मौसम साफ होता है तो शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला या फिर लैंडस्लाइड का सिलसिला वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो भी कम्यूटर्स है, जो भी मुसाफिर है जो अपने घरों से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करें, मौसम के हालात जाने, हाईवे के हालात जाने और उसके बाद हाईवे पर सफर करें। गैर जरूरी तरीके से अगर वो सफर करते हैं तो आने वाले वक्त में अगर मौसम खराब रहता है, क्योंकि देखिए आज के लिए भी मौसम खराब, कल के लिए भी मौसम खराब, तो जाहिर सी बात है कि 2 दिन जो है काफी एहतियात बरतना होगा मुसाफिरों को हाईवे पर सफर करने के दौरान, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर न निकले, क्योंकि हाईवे पर जब वो आ जाते हैं तो हमने आज से पहले भी देखा है कि 6-7 दिन तक हाईवे बंद रहता है। तो
परेशानियां मुसाफिरों के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बन जाती है। तो कोशिश करें कि आप गैर जरूरी तरीके से घर से बाहर ना निकले, मौसम जैसे बेहतर होता है उसके बाद ही हाईवे पर ट्रैवल करें। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, और एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से मौसम की प्रेडिक्शन पहले ही की गई है, एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से खराब मौसम को लेकर जारी कर दी गई है। आखिर में मैं चाहूंगी एक बार फिर एडवाइजरी आप बता दें कि क्या कुछ इसमें मेंशन किया गया है ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच सके। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रेडिक्शंस पहले से है कि जनाब मौसम खराब होगा, बर्फबारी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। और जब आप हाईवे पर ट्रैवल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाईवे पर शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला और लैंडस्लाइड का सिलसिला होगा। और इन तमाम चीजों से बचने के लिए, मौसम की खराबी का सामना करने के लिए आपको घरों से बाहर नहीं निकलना। और जब हाईवे पर आप ट्रैवल करेंगे तो नाइट आवर्स में आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि जब शूटिंग स्टोन वगैरह हो, लैंडस्लाइड हो, तो किसी को पता भी नहीं होता। हाईवे काफी जगहों पे बंद हो जाता है। जब काफी जगहों पे बंद होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों का भी, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर की अगर हम बात करें, रामबन के लोग बानिहाल, रामसू नहीं पहुंच पाते, चंदरकोट, बटोत पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हाईवे पर ट्रैवल न करें, अपने घरों में ही स्टे करें। 2 दिन का मामला है, उसके बाद आप फ्रीली हाईवे पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन किसी बड़े हादसे को जन्म देने से बेहतर होगा कि आप घर पे बैठे, अपने फैमिली के साथ बैठे और खराब मौसम के दौरान हाईवे पर ट्रैवल ना करें। बिल्कुल, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। नदीम हमारे साथ जम्मू श्रीनगर हाईवे की अपडेट दे रहे थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि एहतियातन तौर पर जो है लोगों को भी ये जानने की जरूरत है कि आप जब तक आपको बहुत जरूरी काम ना हो तब तक आप इधर का रुख ना करें, क्योंकि जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है कि नाइट आवर्स के दौरान भी जो ट्रैवलिंग है उसे आप अवॉइड करें, क्योंकि बारिश और बर्फबारी के चलते जहां अगर घर से आप निकले तो सोच समझ के निकलें, एडवाइजरी देख लें, ट्रैफिक मूवमेंट आप देख लें और फिर ही आप घर से बाहर निकलें। तो चलिए बात करते हैं अब वकीलों की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के वकील काफी खफा नजर आ रहे हैं। क्यों खफा नजर आ रहे हैं? सरकार के पक्षपाती रवैये से नाराज हैं वकील और कैट बेंच को डीसी ऑफिस के पास स्थापित करने से भी खफा है। लैंड रजिस्ट्रेशन का काम छीने जाने से वकील बिफरे हुए हैं और डीआरटी को चंडीगढ़ शिफ्ट करने संबंधित फैसला भी मंजूर नहीं होने पर काफी नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं। कंज्यूमर फोरम और आरटीआई कार्यालय भी बंद करने का विरोध जो है वकील कर रहे हैं। 370 हटने के बाद जो वकील हैं उनकी काफी ज्यादा शिकायतें हैं, जिसके चलते वो काफी खफा नजर आ रहे हैं। एक तो अगर हम सीएटी बेंच को डीसी ऑफिस के पास जो स्थापित कर दिया गया है उससे वो खफा है, लैंड रजिस्ट्रेशन का काम जो उनसे छीना गया है उस पर वो बिफरे हुए हैं, डीआरटी को चंडीगढ़ शिफ्ट करने संबंधित फैसला भी उन्हें मंजूर नहीं है और साथ ही कंज्यूमर फोरम और आरटीआई कार्यालय भी बंद करने का वो विरोध जारी करे हैं। तो खैर वकीलों की जुबानी ही सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका, ये देखिए। एक चीज़ है कि जितने भी यहाँ पे हमारे एडवोकेट्स जो आते हैं और जो एडवोकेट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें देखिए कोर्ट से ले ली गई हैं। आप देखिए कि पावर्स जो हमारे पास कोर्ट्स में थी रजिस्ट्री की, वो यहाँ से ले गए, वो भी ट्रांसफर्स कर दी। उसके बाद आप देखिए जो हमारे यहाँ पे जो कोर्ट कैट का मसला था वो भी आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो एडवोकेट्स हैं उनका जो सिस्टम है वो चलता है कोर्ट की वर्किंग पे। अब मैक्सिमम पावर्स अगर कोर्ट से ले रहे हैं और कोर्ट से आप वो मैक्सिमम पावर्स आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इफेक्ट तो होगा ही। जो जूनियर्स यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, जो जूनियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको सीखने को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सर बात ऐसे है कि जब से ये 370 हटी थी उसके बाद दिक्कतें पैदा हो रही हैं। देखो कोई भी चीज़ जो हम वकालत का ही पेशा लगा लें या कोर्ट्स का ही लगा लें, ये लोगों की सहूलियत के लिए होती है कोई भी चीज़। इसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए हमें बताया कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो हम फील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं चीज़, वो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिखी नहीं। वो क्या हुआ, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो दिक्कतें थी उसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है। वो जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन वर्क था वो पहले हमारे जुडिशियल ऑफिसर के पास था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी ट्रांसपेरेंसी की एवज में इन्होंने क्या किया, ये जो रजिस्ट्रेशन वर्क था ये शिफ्ट कर दिया
रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास। अब आज की डेट में सर आप वकीलों को छोड़ें, आप एक आम पब्लिक को, एक आम इंसान को पूछें जाकर क्या पहले से ट्रांसपेरेंसी आई है या पहले से उनको कोई सहूलियत मिली है, वो भी यही बोलेंगे कि पहले से ना कोई ट्रांसपेरेंसी आई है, उल्टा करप्शन के जाल में हमें फंसाया गया है। और क्या हुआ है, ट्रांसपेरेंसी के बजाय उल्टा उनको दिक्कतें आ रही हैं। हमारी ये जो कोर्टें हैं 3 साल से नॉन वर्केबल हैं। अभी जब थोड़ा सा कुछ होता है फिर कोर्ट्स बंद हो जाती हैं। अभी भी पीछे खुली थी कोर्टें, अब फिर बंद कर दी है 5-7 दिन पहले, और लिटिगेंट को तो अंदर जाने नहीं देते। जब एक आप बताओ कि जब लिटिगेंट को ही नहीं कोर्ट में एंटर करने दिया जाएगा तो कोर्ट में प्रोसीडिंग क्या होगी? कोर्ट में प्रोसीडिंग कोई नहीं है। 3 साल से ऐसे ही हम वी आर वर्कलेस एंड बहुत बुरी प्रॉब्लम है। अब यदि बहुत जो एक सोचने का जो मुद्दा है वो ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं एक्सेप्ट हमारी जुडिशरी, जहाँ पर लोगों को आने जाने का कोई, लोगों को आने नहीं दिया जाता, जाने नहीं दिया जाता। तो ये कैसे चलेगा? कोर्ट्स आर मेड फॉर लिटिगेंट्स। जब लिटिगेंट्स ही नहीं उनको अंडर जाने दिया जाएगा तो कैसे कोर्ट्स में काम चलेगा? देखिए, कैट का मसला है, कंज्यूमर फोरम का मसला है, रजिस्ट्रेशन का मसला है। हमारा ऑलमोस्ट 70% तक हमारा वर्क जो है यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। बाकी आप देख लें खुद भी कितने टेबल यहाँ पे, इतनी गहमा गहमी होती थी, इतने एडवोकेट्स होते थे यहाँ पे कि मतलब इतना वर्क होता था हमारी इस कोर्ट में कि एडवोकेट्स पसंद करते थे हम वकालत ही करें। तो काम के कारण, क्योंकि काम अच्छा खासा होता था, तो हमें मुलाजमत की किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारी कोर्ट में वर्क अच्छा था। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे इस पूरी कोर्ट में सिर्फ 1000 ऑलमोस्ट 1000 तक वकील काम कर रहा है वर्किंग लायर, जबकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त 4000 से ऊपर है। लेकिन आपको जो वर्किंग एडवोकेट यहाँ मिलेगा वो 1000 से कम ही मिलेगा। वो इसलिए कि हमने भरोसा किया सेंटर के ऊपर कि चलो ठीक है, शायद ये 370 टूटेगा, 35A टूटेगा, हम जम्मू वालों के ऊपर बाहर आएगी, हम कुछ सहेंगे। पूरा जम्मू प्रोविंस जो है इसमें पहले ही हमें इग्नोर किया जाता था। जम्मू प्रोविंस को तो जब हमारा 370 नहीं टूटा था तब भी इग्नोर किया जाता था, लेकिन हम सोचते थे ये टूटेगा। तो गवर्नमेंट ने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे कि नहीं जी आपके साथ ये होगा वो होगा, लेकिन जैसे ही ये आर्टिकल टूटा उसके बाद सबसे बड़ी मार हम वकीलों को पड़ी, जो हम सबसे पहले हम ही हुए इस चीज़ के दायरे में जो सबसे ज़्यादा खज्जल हुए वो हम वकील हुए। 11 दिसंबर को जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक होने जा रही है और करीब 9 महीनों के बाद ये बैठक होने जा रही है। जनरल हाउस की बैठक बुलाने के लिए पिछले काफी समय से विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के पार्षद भी लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बैठक के नाम पर 10 सितंबर को वर्चुअल मोड पर एक बैठक बुलाई थी, लेकिन विपक्षी दलों के पार्षदों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर को होने वाली जनरल हाउस की बैठक में विपक्षी दलों के पार्षद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और ट्रैफिक समस्या के साथ साथ सफाई व्यवस्था के मुद्दों को सकते हैं, और जिससे साफ लग रहा है कि जनरल हाउस की ये बैठक खूब हंगामेदार रहने की उम्मीद है। तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं, उसके पहले हमारी मीटिंग हुई थी और जो मेन मुद्दे इसमें रहेंगे वो डेवलपमेंट के ही रहेंगे, क्योंकि शहर के अंदर अभी बहुत सी डेवलपमेंट जो है वो करना बाकी है। शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसके लिए ये जम्मू स्मार्ट सिटी में आया हुआ है। जैसे बाकी वाले 100 सिटी हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी सिटी अभी तक कोई स्मार्ट बना होगा, लेकिन जो जम्मू स्मार्ट सिटी की मैं बात अगर करूं तो जो स्मार्ट सिटी का काम है वो अभी हमारी कहीं बाड़ों तक तो पहुंचा नहीं, लेकिन हम ये जरूर पूछेंगे कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये कब बना और इसमें क्या क्या है, और नेक्स्ट जो स्मार्ट सिटी है उसमें क्या रखा जाएगा। शहर के अंदर हर एक बाड़ को हर एक बाड़ में शहर के अंदर लोग रहते हैं और हर आदमी की ख्वाहिश है कि हम हमारे इलाके में ये अच्छी चीजें बने। स्वागत योग्य फैसला है कि जो जनरल हाउस की बैठक है वो
प्रस्तावित है 11 दिसंबर को, वो काफी देर से जो अटके हुए कार्य थे, तो मुझे लगता है कि जो उन पे विराम लगा था तो उस पर चर्चा होके और लोगों की जो समस्याएं हैं किसी भी रूप में, चाहे गली नाली की समस्या है, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या है, अब तो जम्मू शहर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, इसमें नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधा देने के लिए जो भी लोगों की जरूरतें हैं उन पे चर्चा। मेन पर मेरे वार्ड में यही रहेगा कि मैं सफाई कर्मचारी की डिमांड करना चाहता हूं हर बार हर हाउस में। क्यों, अगर हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, वो स्मार्ट सिटी तब बन सकती है जब आपके पास मैन पावर हो, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास सफाई कर्मचारियों की जो मैन पावर है बहुत कम है। ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते। अगर वो डोर टू डोर कलेक्शन चाहते हैं तो आपको मैन पावर चाहिए। मेरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू, मेरे वार्ड नंबर 19 का रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, और मैंने हर हाउस में और कमिश्नर को रिटर्न में लिख के दिया है कि आप मेरा जो वार्ड है इसमें आप मैन पावर सफाई कर्मचारी ज्यादा दें और अपने वार्ड को हम अपने पूरे जम्मू शहर को स्मार्ट बना सके। कि मेन मुद्दे रहेंगे, जम्मू की स्मार्ट सिटी वाला मुद्दा रहेगा। कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर जनता की सेवा करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया था। सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना के शिकार होने वाले इन लोगों के परिजनों की हर संभव मदद करने का ऐलान भी किया था। लेकिन जम्मू के वार्ड नंबर 30 गोल गुजराल के कोरोना के शिकार एक कृषि विभाग के अधिकारी के परिजनों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इस परिवार का आरोप है कि उनके घर के कमाने वाला सरकारी ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हुआ और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी कोई मदद नहीं की है। क्या कहना है इस परिवार का, आइए आपको दिखाते हैं। डिपार्टमेंट पे थे रिसर्च असिस्टेंट, तो उनको असेंशियल सर्विस में रखा गया था। तो बिल्कुल अगर मेडिकल डिपार्टमेंट वालों को उन्होंने वॉरियर बोला था, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स असेंशियल सर्विस में जा रहे थे तो ये भी कोरोना वॉरियर थे। बट उसी दौरान कोरोना असेंशियल सर्विस में ही ड्यूटी करते हुए उनको कोविड पॉजिटिव हुए तो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, फिर उनकी डेथ हुई 14 जुलाई को। तो डेथ के बाद मुझे नहीं लगता ये जो वॉरियर वर्ड था वो उनके साथ रहा, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर थे तो उनकी फैमिली को गवर्नमेंट ने असिस्टेंस देनी थी मतलब अभी तक हमें कुछ नहीं असिस्टेंस मिली, तो हम इसको थी ही बोलेंगे। मैं बीएड एमएड हूँ, तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील थी कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो मुझे मिले। तो वहाँ हमने वहाँ सेक्रेटरीट जाके पता किया, तो वहाँ वो कहने लगे नहीं, ये जो कुछ इशू है ये एज रिलैक्सेशन का। तो सर मुझे लगता है कि जो कोरोना वॉरियर्स थे उनकी फैमिलीज को इनको इतनी असिस्टेंस, इतने प्रिविलेजेस देने चाहिए थे कि उनके लिए ये इनको कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए थी कि आपको ये एज रिलैक्सेशन के उस कैटेगरी में नहीं डालना था, ये चाहिए था जिनके जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी कोरोना से डेथ हुई है एक, और दूसरा वो असेंशियल सर्विस में थे। उनकी फैमिली को गवर्नमेंट को इतनी जरूर असिस्टेंस देनी चाहिए थी ताकि वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके। एक ही अपील है हमारे रिस्पेक्टेड सर एलजी सिन्हा से कि प्लीज सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे लिए और बाकियों के लिए भी, कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स एसेंशियल सर्विस में थे उनकी फैमिलीज को आप इतनी जरूर असिस्टेंस दीजिए कि उनको आप इन कैटेगरीज में ना डाल के जो उनकी जॉब है वो उनके नेक्स्ट अर्निंग मेंबर को मिलनी चाहिए, उनको आप किसी कैटेगरी में मत रखें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।